गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। 15 जुलाई में आज हम करंट अफेयर्स देखेंगे। 15 जुलाई का जो प्रीलिम्स ओरिएंटेड है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहला ना, इन दिनों जो भी न्यूज़ चल रहा है ना, वो किसके बारे में चल रहा है? वो चल रहा है गोल्डन वीज़ा, नॉमिनेशन बेस्ड गोल्डन वीज़ा स्कीम। ठीक है ना? और ये क्या है बेसिकली? ये लाइफ टाइम रेजिडेंसी ऑफर कर रहा है ये। और किसने लॉन्च किया है? यूएई ने लॉन्च किया है। तो ये ध्यान रखना है, यूएई ने लॉन्च किया है। और ऑफर क्या कर रहा है? लाइफ टाइम रेजिडेंसी किनको? जो इंडिविजुअल एलिजिबल है इंडिया और बांग्लादेश से। ठीक है ना? पहले क्या था? आपको प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना पड़ता था, या फिर आपको वहां पे बिजनेस में इन्वेस्ट करना होता था। ठीक है ना? तो अब यूएई गोल्डन वीजा जो है ना, एक तरीके से अगर आपको ना बिना यूएई स्पॉन्सर बने, ठीक है ना, एक फॉरेनर्स के लिए एक लॉन्ग टर्म रेजिडेंसी वीजा है कि अब आप वहां पे रुक सकते हो, घर ले सकते हो, रह सकते हो। ठीक है ना? अब इसके अंदर ना 3 कैटेगरी है। या तो आप इन्वेस्टर हो, ठीक है ना, 2 मिलियन से ज्यादा आप रियल स्टेट या बिजनेस के अंदर आप इन्वेस्ट कर रहे हो। ठीक है ना? उसके बाद या तो एंटरप्रेन्योर हो, या आप में कोई एक्सेप्शनल टैलेंट है, डॉक्टर हो, साइंटिस्ट हो, आर्टिस्ट हो, ठीक है ना, स्टूडेंट हो, पीएचडी होल्डर हो। ठीक है ना? तो ड्यूरेशन क्या है? ठीक, अगर आप देखो तो ड्यूरेशन 5 से 10 साल का है। ठीक है ना? और रिन्यूएबल है। ठीक, तो अगर आप देखो तो ये तो हमने पहले की बात की है। ठीक है ना? तो ये वाली पहले की बात थी। अब क्या कर दिया गया है कि जो नॉमिनेशन बेस्ड गोल्डन वीजा स्कीम है ना, ठीक है ना, नॉमिनेशन बेस्ड, उसमें क्या है कि आपको ये जो 5 से 10 साल की ड्यूरेशन थी ना, इसको बोला गया है कि आप ना लाइफ टाइम रेजिडेंसी आपको अब दी जाएगी। दूसरी बात मैंने अभी बताया कि पहले क्या है, जो अभी जो एग्जिस्टिंग है उसमें इन्वेस्टमेंट है। ठीक है ना? कितने? जो अगर आप देखो तो 2 मिलियन प्लस एईडी का। ठीक है ना? रियल स्टेट में। तो उसके लिए अब आपको ना तो कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना है ना बिजनेस में। सिंपल आपको क्या करना है, 1 लाख दरहम जो होता है ना, ठीक है ना, अब वो आपको देना है। 1 लाख का मतलब होता है जो अगर आप उनका देखो करेंसी एईडी, तो उसमें इंडियन रुपीज में आईएनआर में कितना होता है? 23.5 लाख आईएनआर इंडियन रुपीज। डन। ठीक है ना? ये पायलट प्रोजेक्ट की तरह भी लॉन्च किया गया इनिशियली 2 नेशंस के लिए। वो 2 नेशंस कौन से हैं? एक तो इंडिया, दूसरा है बांग्लादेश। तो यहाँ 2 लोगों के लिए ये लॉन्च किया गया है। ठीक है ना? अब देखो, इसमें जो है ना, अगर आप देखो तो इसमें बैकग्राउंड चेक जो है ना, एलिजिबिलिटी कैसे असेस किया जाएगा? तो आपकी कोई बैकग्राउंड चेक किया जाएगा कि क्या कभी आप एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, मतलब आपके मनी लॉन्ड्रिंग में या किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में आप इंडल्ज रहे हो नहीं। सोशल मीडिया रिव्यू भी देखा जाएगा आपका। ठीक है ना? कि आपके सोशल मीडिया का अकाउंट आपका है, उसका चेक किया जाएगा। ठीक, उसके बाद ये एक ना इवेलुएट किया जाएगा एक पोटेंशियल, कि आप कितना कंट्रीब्यूट कर सकते हो यूएई को, कल्चर में, फिनांस में, साइंस में या स्टार्टअप में। तो आपकी पोटेंशियल्स को भी चेक किया जाएगा। ठीक है ना? अच्छा, दुबई विजिट करने की भी जरूरत नहीं है, प्री अप्रूवल आप अपने होम कंट्री से ही पॉसिबल है। ठीक है ना? उसके बाद आप फैमिली मेंबर को भी ला सकते हो, डोमेस्टिक स्टाफ को एम्प्लॉय कर सकते हो, सर्वेंट, ड्राइवर, किसी भी प्रोफेशन में काम कर सकते हो, या कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। तो पहले की ये जो सारी कंडीशन थी, इसको बाईपास करके ये एक नया कंडीशन ला दिया गया कि आपको फ्लैट 23,30,30,000 रुपये अप्रॉक्स आपको दे रहा है अभी। मतलब 1 लाख जो है एईडी आपको पे करना है फ्लैट पे। 2 कंट्री के लिए अभी पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है, इंडिया और बांग्लादेश के लिए। डन। तो ये नॉमिनेशन बेस्ड गोल्डन वीजा है। फिर उनको वो नॉमिनेट करेंगे और कैसे असेस करेंगे ये भी हमने डिस्कस कर लिया। चलो नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। रिवर सीन, ठीक है ना? अब पेरिस ने ना, एक तो ये नदी पहले बहुत गंदी हो गई थी, इसको रीओपन किया गया पब्लिक स्विमिंग के लिए 1923 के बाद। एक बहुत बड़ा मैसिव क्लीन अप कैंपेन चला है। और 1923 से आज 2025 आ गया। ठीक है ना? तो अगर आप देखो तो 100 साल से तो ज्यादा ही हो गया काइंड ऑफ। ठीक है ना? और हमने अगर देखा तो यहाँ पे बहुत बड़ा क्लीन अप कैंपेन चलने के बाद पब्लिक स्विमिंग के लिए इस रिवर को पहली बार रीओपन किया गया है। तो ये एक तरीके से पेरिस की नदी है। ठीक है ना? तो इसलिए हमारे लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि रिवर सीन फ्लो कहाँ से करती है, तो पेरिस से। ठीक है ना? 777 किलोमीटर लॉन्ग रिवर है, ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है ना? ओरिजिनेट होती है लैंग्रेस प्लेट्यू में। ठीक है ना? और एम्प्टी होती है इंग्लिश चैनल एट ले हार्वे। तो इंग्लिश चैनल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक ये ध्यान रखना है। ठीक है ना? इसके लिए बैंक ट्रिब्यूटरी, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, इस ये इतना हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है ना? और इसको, इसके जो ड्रेनेज बेसिन है उसको पेरिस बेसिन भी बोलते हैं। 79,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया को ड्रेन करती है। डन। अच्छा, कल्चरल सिग्निफिकेंस क्या है? जो जो पेरिस की जो आइडेंटिटी है ना, पेरिसियन आइडेंटिटी, उसके एकदम सेंट्रल है। ठीक है ना? जो इसमें जो अगर आप देखो तो इस नदी के किनारे कुछ आइकॉनिक मॉन्यूमेंट्स हैं, जैसे एफिल टावर हो गया, आपका एक कैथेड्रल है नोटर डैम कैथेड्रल, वो भी इसी के नदी के किनारे है। ठीक है ना? तो इसको और बहुत सारे आर्ट एंड लिटरेचर में इसको जो है फीचर किया जाता है, इस रिवर को। किस रिवर को? रिवर सीन को। ठीक है ना? अब इसमें हिस्टोरिक पॉल्यूशन था, इसमें बैन कर दिया गया था स्विमिंग 1923 में, क्योंकि वाटर बहुत ज्यादा कंटामिनेटेड हो चुका था अर्बन रन ऑफ से, इंडस्ट्रियल वेस्ट से और अनट्रीटेड सीवेज से। ये एक्चुअली वही टाइम है जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यूरोप में अपने पीक पे था। ठीक है ना? तो उसके बाद इस रिवर में इतना ज्यादा पॉल्यूशन हो गया कि स्विमिंग को, इस रिवर को ही बंद कर दिया गया, स्विमिंग के लिए बैन कर दिया गया। अब जाके 100 साल से ज्यादा टाइम लगा और अब जाके इसको रीओपन
किया गया है। एक तो ये न्यूज़ था हमारे लिए। अच्छा, अभी देखो एक डिक्लेरेशन साइन हुआ है, अमरावती क्वांटम वैली डिक्लेरेशन। अब देखो आप, अमरावती ना, आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट इसको अपना नया कैपिटल बना रही है। तो उन्होंने, आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट ने ना एवी जो AQVD है, अमरावती क्वांटम वैली डिक्लेरेशन, उसको ना अप्रूव किया है। ठीक है ना? कैसे कि अपने स्टेट को ना, आज के टाइम पे आपको पता है क्वांटम टेक्नोलॉजी या ठीक है ना, वो बहुत ज्यादा जो है ना, अभी जैसे अगर आप देखो तो इसकी, कहते हैं ना, यूटिलिटी रोज ही रोज बढ़ती जा रही है। ठीक है ना? तो ये इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के फील्ड में ना, या आप ऐसे कहोगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में ना, बहुत हॉट सेक्टर है ये। ठीक है ना? क्वांटम टेक्नोलॉजी तो ग्लोबल क्वांटम टेक्नोलॉजी हब बनाना चाहती है आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट। तो उन्होंने अमरावती क्वांटम वैली डिक्लेरेशन को जो है अप्रूव किया है, इस डिक्लेरेशन को। ठीक है ना? एक फ्रेमवर्क है जिसको आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट और बड़े बड़े इंडस्ट्री लीडर जैसे IBM, TCS, L&T, ठीक है ना, ताकि अमरावती जो इनका नया कैपिटल बन रहा है ना, उसमें क्वांटम टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम को डेवलप कर सके, बिल्ड कर सके। ठीक है ना? तो यहाँ पे डिक्लेरेशन एक गाइडिंग फ्रेमवर्क है 6 ज्वाइंट कमिटमेंट्स का, कि रिसर्च कैसे, रिसर्च पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, टैलेंट और ग्लोबल पार्टनरशिप पे। ठीक है ना? तो अभी क्या हुआ था, अभी ना अमरावती क्वांटम वैली वर्कशॉप हुआ था, इसी वर्कशॉप का आउटकम है ये डिक्लेरेशन। तो यहाँ पे एक तरीके से इस डिक्लेरेशन को इतनी सारी कंपनियों ने, बड़े बड़े इंडस्ट्री के लीडर, साथ में आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट की बैकिंग के साथ, ये फ्रेमवर्क को जो है साइन किया गया ज्वाइंटली। डन। तो एक्चुअली आंध्र प्रदेश अपने आप को ना, ग्लोबल जो मूवमेंट है ना, क्वांटम सुप्रीमेसी और डिजिटल सॉवरेंटी, उसके साथ अलाइन करना चाहता है। तो उसके लिए ये जो है ना डिक्लेरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये डिक्लेरेशन किस गवर्नमेंट के साथ रिलेटेड है, तो आंध्र प्रदेश। ठीक है ना? चलो नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। एक ना, श्यामा 6 जुलाई को ना, जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे ना, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उनकी 124th बर्थ एनिवर्सरी थी। ठीक है ना? तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उनको ट्रिब्यूट पे किया। ठीक, ट्वीट भी किया था उन्होंने। तो अब इनके बारे में ना थोड़ा न्यूज में है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, तो उनको जान लेते हैं थोड़ा। तो इनका जो, अगर आप देखो तो 6 जुलाई को कलकत्ता में बॉर्न होता है। इन्होंने, इनकी इंग्लिश में डिग्री है, बंगाली में लॉ कलकत्ता यूनिवर्सिटी से इन्होंने किया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इन्होंने एक बंगाली जर्नल बंगवानी जो है, ये 1922 में स्टार्ट किया। तो एक सबसे पहला आपका एक क्वेश्चन यहाँ से बन गया प्रोबेबल। ठीक है ना? 1926 में ये बैरिस्टर बनते हैं और इनको इंग्लिश बार में बुलाया जाता है, लिंकन इंस लंदन में। अब आप देखो, ये तो हो गया इनके बारे में बेसिक, इनका पर्सनल इन्फॉर्मेशन। पर अगर आप इनका कंट्रीब्यूशन देखो फ्रीडम स्ट्रगल में, या आइडियोलॉजिकली कहाँ स्टैंड करते हैं, तो सबसे पहले इन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट को अपोज किया था। उनको लगा था कि क्विट इंडिया मूवमेंट जो है ना, उनको लग रहा था कि ये जो है ना, इंडिया को कमजोर कर देगा वर्ल्ड वॉर 2 में। ठीक है ना? तो इंडिया की पोजीशन जो है और कमजोर हो जाएगी। हिंदू राइट्स की बात वो की, हिंदू राइट्स की आवाज उठाए उन्होंने, हिंदू महासभा को ज्वाइन किया। यही हिंदू महासभा आगे चल के जनसंघ, भारतीय जनसंघ, और लेटर ये बीजेपी बनी। तो बीजेपी की पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन को उन्होंने ज्वाइन किया, और हिंदूज के राइट के लिए पर्टिकुलरली बंगाल में उन्होंने बहुत काम किया। नेहरू लियाकत पैक्ट जो था, उसमें प्रोटेस्ट में इन्होंने रिजाइन भी दे दिया। ये नेहरू के कैबिनेट में मिनिस्टर थे। ठीक है ना? और उन्होंने जो है 1950 में रिजाइन कर दिया। ठीक है ना? क्योंकि उनका मानना था कि ये जो पैक्ट है ना, उससे जो ईस्टर्न बंगाल है ना, वहां पे हिंदू खतरे में है। जो ईस्ट बंगाल है, और एक अपना आज के डेट में वेस्ट बंगाल है। ईस्टर्न बंगाल मतलब मॉडर्न डे बांग्लादेश, जो बाद में ईस्ट पाकिस्तान बना। तो ईस्ट पाकिस्तान में पर्टिकुलरली वहां पे इनका कंसर्न था कि ये इस पैक्ट से ना बहुत ज्यादा हिंदू जो है वो खतरे में आ गए। अब अगर आप इनका पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन देखो, तो यंगेस्ट वाइस चांसलर कहे जाते हैं। 1934 में ये कलकत्ता यूनिवर्सिटी के सबसे यंगेस्ट, सबसे कम उम्र के वाइस चांसलर बने। बंगाल के फिनांस मिनिस्टर की तरह कोलिशन गवर्नमेंट में इन्होंने काम किया। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पार्ट थे। एडवाइजरी कमेटी जो फंडामेंटल राइट्स की थी, माइनॉरिटी और ट्राइबल्स की, इस पूरी कमेटी को लीड कर रहे थे सरदार पटेल, उसके एक मेंबर थे इस एडवाइजरी कमेटी के। डन। दूसरी बात, भारतीय जनसंघ के फाउंडर थे, यही भारतीय जनसंघ लेटर जो है, जब इन्होंने 1951 में फाउंड किया पॉलिटिकल पार्टी, जो कि आज की भारतीय जनता पार्टी है, बीजेपी। ठीक है? दूसरी बात, जो नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी पार्लियामेंट में, उसके जो है ना पार्लियामेंट्री इन्फ्लुएंस भी उनका बहुत ज्यादा रहा। ठीक। इनको लायन ऑफ पार्लियामेंट कहा जाता था, क्योंकि बहुत स्ट्रांग पर्सनालिटी थी, पावरफुल ओरेटर थे ये, भयंकर ही बोलते थे। और कुछ इशू पे, खास करके इंडिया के यूनिटी और इंटीग्रिटी पे, इनका जो अनकॉम्प्रोमाइज, जो कहते हैं ना स्टांस, जैसे इन्होंने कश्मीर के ऊपर स्टांस लिया था कि एक देश के अंदर, अब कश्मीर को जो है ना, आपको पता है 370 दिया गया था। तो एक देश में, अब इनके पास अलग कॉन्स्टिट्यूशन था, अलग झंडे थे, तो इन्होंने बोला था कि एक देश में एक, दो निशान, दो संविधान, दो विधान नहीं चल सकते, दो लॉ नहीं चल सकता, दो झंडे नहीं चल सकते, दो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं चल सकता। तो इन्होंने इस तरीके के जो अनकॉम्प्रोमाइज स्टैंस है इंडिया के यूनिटी और इंटीग्रिटी के लिए, उसके लिए जाने जाते हैं, और अपने दहाड़ते थे पार्लियामेंट में। दैट इज वाई ही जनरली रेफर टू एज द लायन ऑफ पार्लियामेंट। डन।
अच्छा, बहुत सारी चीज़ों को इंस्टीट्यूट को भी इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है एस्टैब्लिश करने में। चित्तरंजन लोकोमोटिव फैक्ट्री हो गया, सिंदरी फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन और हिंदुस्तान फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन, इन जो 3 बड़ी इंस्टीट्यूशंस है उसको एस्टैब्लिश करने में इनका की रोल था। अब ध्यान रखना, मैंने बताया कि नेहरू जी के कैबिनेट में ये मिनिस्टर थे, लियाकत और नेहरू पैक्ट के बाद इन्होंने रिजाइन कर दिया। तो कौन से मिनिस्टर थे ये? तो पहले इंडिया के फर्स्ट मिनिस्टर थे इंडस्ट्री एंड सप्लाई के, और इसका आउटकम भी आप देख ही रहे हो, अगर कोई इंडस्ट्री एंड सप्लाई में है तो कैसे और इंस्टीट्यूशन को एस्टैब्लिश कर रहे हैं। डन। अब ये 23 जून को ना 1953 में ये इनकी डेथ हो जाती है। कंट्रोवर्शियल सर्कमस्टांसेज है, स्पेशल स्टेटस के लिए जो 370 उसको अपोज करते हैं कि भाई 2 कॉन्स्टिट्यूशन, 2 हेड और 2 फ्लैग नहीं हो सकते, 2 निशान 2 विधान, ठीक है ना, और 2 संविधान वहां पे नहीं हो सकते। तो इसको अपोज करते हैं और वहां पे उनकी कंट्रोवर्शियल सर्कमस्टांसेज में इनकी डेथ हो जाती है। ठीक। अब लिटरेरी कंट्रीब्यूशन देखो, तो इन्होंने ऑटोबायोग्राफिकल राइटिंग है इनकी खुद की, जिसको बोलते हैं लिव्स फ्रॉम अ डायरी। डन। तो ये हमारा पूरा आर्टिकल था डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पे। नेक्स्ट आर्टिकल अगर हम देखें तो हिमाचल प्रदेश पहला स्टेट बना है जिसने आधार फेस ऑथेंटिकेशन जो है, पीडीएस स्कीम जो होता है ना, ठीक है ना, उसके लिए आप अगर देखोगे तो यहाँ पे जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है जहां से राशन की डिलीवरी होती है, वहां पे आधार फेस ऑथेंटिकेशन को लॉन्च किया है। तो पहला स्टेट कौन बना है? हिमाचल प्रदेश। की सिर्फ आधार कार्ड नहीं, आधार कार्ड पे आपका फेस है, रेटिना है, और आप सामने लेने जाओगे तो इस फेस को ऑथेंटिकेट किया जाएगा। अब आपको पता है ये जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है ना, इंडिया का फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करने का एक मैकेनिज्म है, जिसको मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो ओवरसी करती है। डन। क्या काम है? सब्सिडाइज रेट पे आपको फूड ग्रेन्स अवेलेबल कराना। मेनली व्हीट, राइस, शुगर, केरोसिन, ये सारी चीजें देती है। कुछ स्टेट हैं वो अपने सॉल्ट, एडिबल ऑयल, पल्सेस ये भी देते हैं, ठीक है ना। अब ये आया कब? तो जब आपको पता है कि इंटर वॉर ईयर्स थे, इनिशियल डेज में जब हमारे पास फूड की क्राइसिस थी, फूड शॉर्टेज था, ठीक है, तो उस टाइम पे जो है ना, खास करके अर्बन पॉपुलेशन को इनिशियली सर्व करने के लिए आया था, लेकिन धीरे धीरे ट्राइबल और इकोनॉमिक वीकर जो रूरल एरियाज हैं, जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया और हम धीरे धीरे फूड सरप्लस नेशन बन गए, तो इसके कवरेज को एक्सपैंड कर दिया गया। डन। होता क्या है कि इसमें ना ऑपरेशनल स्ट्रक्चर जो है ना, दोनों गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है। सेंट्रल गवर्नमेंट तो प्रोक्योर करती है, खरीदती है किसानों से, उनको स्टोर करना, ट्रांसपोर्ट करना, उसके बाद एलोकेट करना, ये एफसीआई करती है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। स्टेट गवर्नमेंट का काम है कौन बेनिफिशियरी होगा, राशन कार्ड इशू करना, बेनिफिशियरी को आइडेंटिफाई करना, फिर उनको डिस्ट्रीब्यूट करना, सप्लाई मैनेज करना, और ये जो फेयर प्राइस शॉप्स हैं जहां से ये दिए जाते हैं उनको मैनेज करना। तो ये सारी चीजें कौन देखता है? तो ये ये देखते हैं, सॉरी, ये देखती है जो स्टेट गवर्नमेंट है, रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट वो देखती है। डन। अब इसके अंदर आपको पता है कि अगर मैं राइस की बात करूँ एक्सक्लूसिवली, तो जो लोग गांव में रहते हैं वो जानते होंगे कि राइस का रेट है 3 रुपीज पर केजी, गेहूं जो है वो 2 रुपए पर केजी, और बाकी जो चीजें हैं वो 1 रुपए पर केजी के हिसाब से मिलेट पल्सेस वगैरह दिए जाते हैं, मिलेट्स वगैरह, ठीक है ना। अब पीडीएस को ना अगर आप देखो, तो पहले तो मैं आपको एक बात बताता हूँ कि बेसिकली ये जो है ना, अब आधार कार्ड पे तो अभी बात चली रही है कि आधार कार्ड क्या है। तो एक तो ना आधार फेस ऑथेंटिकेशन के साथ लॉन्च जो ये किया गया है, तो आपको पता है 12 डिजिट का यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है, जिसको यूआईडीएआई जो है वो बनाती है। और यूआईडीएआई क्या है? एक स्टेचुअरी बॉडी है, जिसको आधार एक्ट 2016 जो पास किया गया था मनी बिल की तरह, तो उसके अंडर में स्टैब्लिश किया गया था। अच्छा, जो डेटा कलेक्ट किया जाता है उसमें डेमोग्राफी तो होती है, साथ में बायोमेट्रिक्स भी होते हैं, फिंगरप्रिंट, आइरिस, आपका फेशियल फोटोग्राफ, और डेमोग्राफी भी होती है, डेमोग्राफिक इन्फॉर्मेशन भी होता है उसके अंदर, नाम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ और एड्रेस। तो ये दोनों चीज होती है। अच्छा, सेक्शन 7 जो है आधार एक्ट का, वो अलाउ करता है गवर्नमेंट को कि जो है ना, टू मैंडेट, अलाउ द गवर्नमेंट टू मैंडेट आधार फॉर असेसिंग वेलफेयर स्कीम्स फंडेड बाय द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और स्टेट फंड। तो स्टेट फंड से अगर कोई भी चीज या कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से कुछ भी दिया जा रहा है, तो अगर आपको वेलफेयर स्कीम को एसेस करना है तो आधार की मैंडेटरी की गई है, ठीक है ना, आधार को मैंडेट दिया गया है। ठीक। पर सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग क्या है कि आधार का जो मेटा डेटा है ना, उसको आप स्टोर नहीं कर सकते 6 मंथ से ज्यादा तक, ठीक है ना। अब जो स्टेप्स लिए गए ना पीडीएस को इंप्रूव करने के लिए, आप देखो डिजिटाइजेशन, इससे पीडीएस इंप्रूव हो रहा है, ठीक है ना, सब कुछ आपका डिजिटली अवेलेबल है, टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट कर दिया गया, लीकेजेस कम हो गई, वन नेशन वन राशन कार्ड, मान के चलो कोई एक लेबर है वो यहाँ काम कर रहा है इस स्टेट में गया, फिर से राशन कार्ड बनवाने की जरूरत नहीं है, वो यहाँ पे ले सकता है। तो बेनिफिशियरी जो है सब्सिडाइज ग्रेन पूरे देश में कहीं भी ले सकते हैं। कम्युनिटी जो है इसमें आगे बढ़ के सामने आती है, और सोशल ऑडिट्स को जो है वो अकाउंटेबिलिटी जो इंश्योर करने के लिए सोशल ऑडिट्स भी कर सकती है। तो ये ध्यान रखना कि हमारे लिए इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि एक तो हिमाचल प्रदेश। दूसरी बात, आपको पता है कि इनिशियली ना जो ये मैंने आपको बताया कि भाई टारगेटेड पीडीएस पहले, बाद में इसको फिर बनाया गया, ठीक है ना। तो टारगेटेड जो पीडीएस था उसमें 75% रूरल और 50% अर्बन पॉपुलेशन पे फोकस था। ठीक। और डिपार्टमेंट आपको पता हो, मिनिस्ट्री पता होनी चाहिए, मिनिस्ट्री ऑफ, मैंने स्टार्टिंग में बताया, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक।
अब देखो जनरली क्या होता है, फार्मर है, सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोक्योर करती है, स्टेट गवर्नमेंट फिर आइडेंटिफाई करती है, राशन कार्ड बनाती है, फेयर प्राइस शॉप पे जाता है और वहां से कंज्यूमर जो है वो उसको खरीद लेता है सब्सिडाइज्ड रेट पे। एक लास्ट आर्टिकल और है, ठीक है ना, इसको हम डिस्कस करते हैं। ये एक नेशनल बायो बैंक ने लॉन्च किया है, ठीक है ना, नेशनल बायो बैंक लॉन्च अंडर फिनोम इंडिया प्रोजेक्ट एट CSIR IGB। ठीक। अब क्या है ये बेसिकली, ये जो इनिशिएटिव है ना, ये लॉन्गिट्यूडनल हेल्थ डेटाबेस बनाना है, ठीक, कि ताकि हम डिजीज रिसर्च को ना एडवांस कर सके इंडिया में। क्लियर। तो अब आप बोलोगे, पहली बात तो ये समझो कि ये जो हम हेल्थ डेटाबेस बना रहे हैं वो लॉन्गिट्यूडनल, तो लॉन्गिट्यूडनल डेटा का क्या मतलब होता है कि ये इन्फॉर्मेशन ना हम बार बार सेम इंडिविजुअल का अलग अलग कुछ खास एक्सटेंडेड टाइम फ्रेम में, आज रिपोर्ट लिया, फिर थोड़े दिन बाद लिया, फिर थोड़े दिन बाद लिया, तो इस तरीके से हम जो है इसकी रिपोर्ट को जो है ना रिपीटेड ऑब्जर्वेशन जो है वो गैदर करते हैं। अच्छा, दूसरी बात, दूसरा कीवर्ड आया बायो बैंक। अब ये बायो बैंक आपको नाम से ही पता लग रहा है, जो कि आपके बायोलॉजिकल, एक ऐसा बैंक जो आपके बायोलॉजिकल सैंपल्स को स्टोर कर सके, जैसे ब्लड, DNA, सेल्स, टिश्यू, ऑर्गन्स। और ये जो है ना एक वाइटल रोल प्ले करती है प्रिसीजन मेडिसिन में, ताकि देखो अगर आप डिजीज जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है उसको आप यूज करते हो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, आप डिजीज को स्टडी करते हो, फिर आप डेवलप करते हो टारगेटेड ट्रीटमेंट्स। तो इंडिया में आज की डेट में 19 रजिस्टर्ड बायो बैंक्स हैं। ठीक है, होगी बात। अच्छा, हमने हमारे कुछ मिशंस भी चल रहे हैं, एक फिनोम इंडिया प्रोजेक्ट चल रहा है। फिनोम इंडिया प्रोजेक्ट के अंडर ही नेशनल बायो बैंक को लॉन्च किया जा रहा है। तो फिनोम इंडिया प्रोजेक्ट बात किस पे करता है कि हमारे प्रिडिक्शन मॉडल, मतलब हम क्या करें, जो अगर अगर आप अच्छी रिसर्च करोगे, डिजीज के ऊपर स्टडी करोगे, तो उसके बाद क्या होगा, उस इंफॉर्मेशन को जो भी आप डिसीजन लोगे ना वो प्रॉपर जो है ना साइंटिफिकली प्रूवन होगा। तो उसके लिए हमने प्रोजेक्ट चला रखा है फिनोम इंडिया प्रोजेक्ट, ठीक है ना, जिसमें हम क्या करते हैं, फोकस करते हैं क्रिएटिंग बेटर प्रिडिक्शन मॉडल फॉर कार्डियो मेटाबॉलिक डिजीज। और दूसरा हमारे पास क्या है, PRA-GED मिशन, जिसको पेडियाट्रिक रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर बोलते हैं, जो नए जीन्स को आइडेंटिफाई करना, या जो जेनेटिक वेरिएंट जो है ना उसके अंदर, ताकि हम टारगेटेड थेरेपी जो है वो दे सके किसके, अब नाम से देखो, रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर्स, उन जो बहुत रेयरली वो जो बीमारियां होती है उसके रिगार्डिंग। और फिनोम इंडिया प्रोजेक्ट को CSIR ने, जो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च है, उसने लॉन्च किया था 2023 में। ये पैन इंडिया लॉन्गिट्यूडनल हेल्थ मॉनिटरिंग स्टडी है जो कि कार्डियो मेटाबॉलिक डिजीज के ऊपर फोकस करता है। तो एक तो ये दो इंपॉर्टेंट बातें थी जो हमें पता होनी चाहिए। डन। अब इसमें देखो तो इसमें 10,000 इंडिविजुअल को इन्वॉल्व किया गया है, CSIR एम्प्लॉई हो गए, पेंशनर हो गए, उनके जो स्पाउसेज हैं वो हो गए, 17 स्टेट के। अभी ये पायलट प्रोजेक्ट पे ही चल रहा है फिनोम इंडिया प्रोजेक्ट, सबको नहीं किया गया है, तो 17 शहर के 24, 17 स्टेट के 24 सिटीज को जो है अभी टारगेट किया गया है। क्लियर। तो ये पूरा आर्टिकल था, और जितने भी न्यूज़ थे वो हमने कवर किए, और जो पुराने बैकलॉग हैं वो भी हम अभी धीरे धीरे इसको जो है मैं एक बार कवर करवाऊंगा, और एडिटोरियल जो डिस्कशन है वो भी अब रेगुलर अपडेट होगा। दूसरा हमने ये सोचा है कि एक तो ना आपका करंट अफेयर्स है, ये तो साइड ऑन साइड चल रहा है, पर्टिकुलरली जो बैंकिंग और SSC के स्टूडेंट है ना, उनके लिए लास्ट में मैं थोड़े से करंट अफेयर्स ना, जो वन लाइनर करंट अफेयर्स है वो भी यहाँ पे डिस्कस कर दिया करूंगा। दूसरी बात, जो CSET के लिए जो सीरीज चल रहा है ना मैथ्स का, जिसको क्वांट बोलते हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, उसके साथ साथ रीजनिंग का जो सीरीज है ना वो भी मैं एक बार स्टार्ट करने वाला हूँ। तो उसमें क्या होगा कि ऑल्टरनेट डे, एक दिन टाइम लगे, एक दिन रीजनिंग, दूसरे दिन क्वांट, एक दिन रीजनिंग और दूसरे दिन क्वांट। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम चलेंगे। चलिए, तो आज के डिस्कशन में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।